फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कोमल है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था 1665 में, और जो सेल थ्योरी दी गई थी वो स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा दी गई थी इन 1839। इन लोगों ने सेल्स के बारे में कहा था और सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा दी गई थी 1839 में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे सारे वीडियो के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने वीडियो। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि बिल्डिंग है और उसमें जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ईंटें, वो सेल्स हैं, और जो पूरी बिल्डिंग है वो एक लिविंग बॉडी है। सेल्स छोटे छोटे बहुत ही छोटे होते हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कार्य करते हैं। सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे किसी भी लिविंग बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर देना, ग्रोथ करना, और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स देखेंगे। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल, वो होती है ओवम, फीमेल एग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लार्जेस्ट सेल ओवम होती है। लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल इज न्यूरॉन। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा। तो ये हो गए सेल के तीन सबसे मेन पॉइंट। सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल इज ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन, और जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। इसको आप याद कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। साइंस में सारी जितने भी चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। ये हो गए इसके 3 पॉइंट्स। एंड एक बात कही जाती है कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम सेल। जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो सेल के द्वारा हुई है। तो देखते हैं और इसके बारे में चीजें जानते हैं। तो मेनली सेल जो है वो 2 तरह की होती है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें एनिमल सेल आता है एंड प्लांट सेल आता है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और प्रोकैरियोटिक में कौन सी सेल आती है? इसमें बैक्टीरियल सेल आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में मेनली मेजर डिफरेंस क्या है, और यूकैरियोटिक में कौन कौन सी सेल आती है और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी सेल आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज क्लियर आउट कर दी। जो भी टॉपिक पढ़िए क्लियर माइंडसेट के साथ पढ़िए, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम में सब कुछ क्लियर रहे। तो यूकैरियोटिक में एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आते हैं, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये डेवलप्ड है, ये पूरी तरह से विकसित है, और प्रोकैरियोटिक सेल इज अंडर डेवलप्ड, ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है। रीजन है वो जो इसका डेवलपमेंट का, वो ये है कि जो इसमें ऑर्गेनेल्स हो रहे हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। और प्लांट सेल की बात करें, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो जो अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं
उसमें लेयर है, वो पूरे लेयर से कवर है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें। लेकिन अगर यही प्रोकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ऑर्गेनेल्स में, और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए, आरएनए, वो सारी चीजें फ्लोट करती हैं साइटोप्लाज्म में। पर इन यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो पूरे कंपोनेंट को बाइंड अप करके रखती है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। जो थर्ड है वो है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स या ऑर्गेनेल्स। और जो प्रोकैरियोटिक की बात करें इसमें एब्सेंट होता है मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे कंपैरेटिव वे में देखेंगे, कंपेयर करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। मेनली दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंस वे में स्टडी करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल को। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। एक एक पॉइंट करके हम दोनों चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एनिमल सेल के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल का है। एनिमल सेल की जो ये वॉल है इसे सेल मेम्ब्रेन, आउटर जो वॉल है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर ये प्लांट सेल की बात करें तो उसे सेल वॉल बोलते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज की बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो एक मेन फंक्शन है कि ये सेमी परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मीनिंग है कि कोई भी चीज जैसे सिंथेसिस, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है या आयंस है, वो सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन से सेल के बाहर और सेल के अंदर आ जा सके। सेल मेम्ब्रेन में ये कार्य होता है, सेमी परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब यही होता है कि जो प्रोटीन है या आयंस है वो सेल के अंदर बाहर जा सके। इंपॉर्टेंट चीज है, टॉक्सिक वेस्ट या आयंस है जो यूजफुल, वो चीज है। एंड सेकेंड जो आता है, ये बात हो गई एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का सेल वॉल 3 लेयर्स में होता है। जो उसकी पहली लेयर है उसे सेल वॉल बोलते हैं। ये एनिमल सेल के बारे में बात हुई। और दूसरा जो प्लांट सेल में देखेंगे हम, पीसी मीन्स प्लांट सेल, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है और बहुत ही ये रिजिड होता है। ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है प्लांट सेल का। और जो सेल मेम्ब्रेन, इसमें तीन लेयर मैंने बताया, इसमें 3 लेयर में प्रेजेंट होता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है लास्ट पे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन करने में इसकी हेल्प करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, वो है एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक होता है और उसमें 80 to 85% वाटर होता है एंड 10 to 12%, 10 से 12% इसमें प्रोटीन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, जो कि दोनों सेल में कॉमन होता है। थर्ड हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि मैंने बताया यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जो यूकैरियोटिक सेल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए। तो हम देखते हैं कि वहां पे जो थ्रेड लाइन आपको दिख रहा है ये क्रोमैटिन है। डीएनए से डीएनए जब हिस्टोन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से मिलके
स्ट्रक्चर बनाता है तो वो बनते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या बनाता है? क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनाता फॉर्म करता है अपने में मिल के गार्ड की तरह। एक एग्जांपल दे दूं तो वो बनाता है क्रोमोसोम। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, सब लोग ने ऊन का गोला देखा होगा, तो ऊन को अगर फैला दिया जाए तो वो जो लंबे लंबे से धागे होंगे वो क्रोमैटिन कहलाएंगे, और अगर ऊन के गोले को ऐसे ही बाइंड अप कर दिया जाए तो वो पूरा क्रोमोसोम होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए से क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से जो बनता है वो क्रोमोसोम होता है। और टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं इन ह्यूमन बींग्स। 23 जोड़ों में क्रोमोसोम मिलते हैं, जिसमें से 22 को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम। और जो एक बचा 23वां उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, तो वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। और जो थ्रेड लाइक हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस में वो क्रोमैटिन है। तो ये हो गई बात न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में ये जो आउटर लेयर है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसका जो अंदर फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस से एक चीज सीक्रेट होती है, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में उनकी मदद करता है। ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की वॉल से, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसकी मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्वाइन में रहता है, जुड़ा अटैच रहता है। जो राइबोसोम इससे बनके न्यूक्लियस से बनके बाहर सिक्रीट होते हैं, वो राइबोसोम बाहर निकलते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल से आके ज्वाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा रफ ER और स्मूथ ER। तो रफ ER में और स्मूथ ER का डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, वो यहाँ से जब न्यूक्लियस से सीक्रेट होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। तो जब ये आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी सतह से, उनके सरफेस से ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। और अगर ये ज्वाइन नहीं करते तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आराम से समझ लीजिए अच्छे से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसमें राइबोसोम आके अटैच होते हैं, उनकी सरफेस से आके ज्वाइन हो जाते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता। ये हो गई बात राइबोसोम्स के बारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद बात आती है लाइसोसोम, जो कि दूसरा ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग कहने का एक रीजन ये है कि लाइसोसोम है जो वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सर्किल गोल आकार का होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये टॉक्सिक चीजों को डाइजेस्ट करता है, सेल के वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक चीजों को डाइजेस्ट करता है। जैसे ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है और सेल में कोई टॉक्सिक चीजें प्रेजेंट है जो सेल के लिए हार्मफुल है या वेस्ट मटेरियल है, वो छोटे छोटे टुकड़े में उनको तोड़ देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और एक एंजाइम है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस एक ऐसा एंजाइम है जो लाइसोसोम्स को उसका जो फंक्शन है, टॉक्सिक चीजों को, वेस्ट मटेरियल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का, उसमें हेल्प करता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हाइड्रोलिसिस ह्यूमन बॉडी में लाइसोसोम से पाए जाते हैं। ये चीजें याद करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक सबसे सिंपल बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, ऊर्जा घर। ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके एनर्जी जनरेट करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 2 पॉइंट है। पहला, पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो वो बॉडी से अब्सॉर्ब होके सेल उसको, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और दूसरा, जो एनर्जी हमको मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी क्या है? ये एनर्जी का फॉर्म है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे आगे गोल्गी बॉडीज का फंक्शन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है उसको वेसिकल्स प्रोवाइड करवाना, उसको कवर अप करके सेफली एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो अपना फंक्शन करने चला जाए, इसलिए वो गोल्गी बॉडीज कहलाती है। ये हो गई बात फ्रेंड्स एनिमल सेल के बारे में। और दूसरा है प्लांट सेल। प्लांट सेल में मैंने बताया कि उसकी जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो 3 लेयर्स में होती है। पहला सेल वॉल जो कि सेलुलोज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। और एक जो दूसरी चीज है इसकी सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? ये एक सेल को दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, और जैसे कोई भी सेल की इंपॉर्टेंट चीजें हैं या सेल का टॉक्सिक वेस्ट है उसको बाहर निकालता है, और कोई भी आयंस है, मिनरल्स है जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उसको इनसाइड एंट्री देता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गेनील है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस आप सबने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब सूरज की किरणें को, सनलाइट को ऑब्जर्व करके प्लांट उसे केमिकल में कन्वर्ट करता है। सनलाइट को ऑब्जर्व करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये काम हो गया क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो वहीं पे परफॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके उसे केमिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे वाटर हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक रिएक्शन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O, और जो यहाँ पे रिएक्शन बनती है इसको मैं सामने लिख देती हूँ, स्पेस कम है, वो बनती है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हुई सनलाइट से जिसने ऑब्जर्व किया, और ये जो केमिकल इसने बनाया ये है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ये फॉर्म करता है। तो ये सनलाइट को ऑब्जर्व करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फोटोसिंथेसिस की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसको,
इस प्रकार प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, मेम्ब्रेन उसके अंदर पाई जाती है, 3 लेयर में होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी है। और जो मेन डिफरेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में काम पाए जाते हैं और दोनों का फंक्शन सेम होता है। और जो मेन डिफरेंस है वो है प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट सेल में ही होता है। इसका फंक्शन मैंने बता दिया। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस कराना होता है। और एक और चीज है जो वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलती, प्लांट सेल में मिलती है, वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? ये इसकी जो आउटर लेयर होती है वो टोनोप्लास्ट की होती है। ये जो इसकी वैक्यूल की आउटर लेयर होती है वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है। तो उसका काम क्या होता है? इसके अंदर वाटर और ये सारी चीजें होती हैं, ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे ये क्लास वाइंड अप होता है। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन जो बनते हैं कि सेल का सबसे पहले किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।